चलिए, आज का जो टॉपिक है हिस्ट्री ऑप्शनल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो बीपीएससी मेंस में आने की संभावना रहती है कि मगध क्यों शक्तिशाली हुआ, सबसे ज़्यादा मगध ही शक्तिशाली महाजनपद क्यों था। तो महाजनपद से ये क्वेश्चन आपके आने की संभावना रहती है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द्वितीय नगरीय क्रांति। तो प्रथम नगरीय क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है, और दूसरी नगरीय क्रांति जो है गौतम बुद्ध, और जब महावीर स्वामी के द्वारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शुरुआत की जा रही थी, तो उसी समय जो महाजनपद का उदय हुआ है, तो उसी समय द्वितीय नगरीय क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया है। चूँकि जो शहर है वो नगरीकरण की ओर बढ़ रहा है, जो ग्रामीण जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, शहर में कन्वर्ट हो रहा है। बहुत सारे महाजनपद बन रहे हैं, चूँकि जनसंख्या बढ़ रहा है, जन से जनपद होता है। जन यानी अभी का गांव उस समय का जन हुआ करता था, अभी का जिला उस समय का जनपद हुआ करता था, और अभी का राज्य उस समय का महाजनपद हुआ करता था। ठीक है, तो ये आप जन जनपद महाजनपद, तो जो जो जनसंख्या बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ शहरी क्रांति या नगरीय क्रांति आएगी। गांव में भी अगर ज़्यादा लोग रहने लगेंगे तो वो ज़्यादा सुख सुविधा खोजने लगते हैं, तो धीरे धीरे वो क्या होता है, गांव आप देखेंगे कि गांव से नगर पंचायत बनेगा, मंडल से नगर पंचायत से नगर परिषद, और नगर परिषद से फिर नगर निगम बन जाता है। यानी उसमें जो जो आबादी बढ़ेगी नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ते जाती है। ठीक है, तो नगरीय क्रांति शब्द का प्रथम उल्लेख जो है गॉर्डन चाइल्ड, एक अंग्रेजी इतिहासकार है, उन्होंने किए थे। ठीक है, किया था, और उन्होंने लिखा है द अर्बन रिवॉल्यूशन, उसमें इसके बारे में जिक्र किया है। उन्होंने नगरीय क्रांति के लिए 10 प्रमुख तत्वों का जिक्र किया है। क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो शासक वर्ग होना चाहिए जो शासन करे। दूसरा, धर्म का प्रचलन और धार्मिक इमारतों का भी अस्तित्व वहाँ पर होना चाहिए। तीसरा, मुद्रा का प्रचलन होना चाहिए, जो आदान प्रदान है आर्थिक वस्तुओं का खरीद बिक्री, वो मुद्रा के माध्यम से होना चाहिए। व्यापार वाणिज्य का विकास होना चाहिए। लेखन कला का ज्ञान उन लोगों के पास होना चाहिए, और सुव्यवस्थित कर व्यवस्था, जिससे अधिशेष उत्पादन शासक वर्ग के हाथ में पहुंचता रहे। इस प्रकार का व्यवस्था बनाया जाए कि टैक्स लोग जो देते हैं वो डायरेक्ट किसके पास जाए, शासक वर्ग के पास जाए। उससे क्या होगा, शासक जब मजबूत होगा तभी वहाँ पे जो है नगरीय जो स्ट्रक्चर है वो सही से चल पाएगा। ठीक है, अब देखिए जो ईसा पूर्वी 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, एक तरफ जहाँ पे एक बौद्धिक चेतना की बात हो रही है गौतम बुद्ध के द्वारा, महावीर स्वामी के द्वारा, उसी समय गंगा यमुना, चूँकि इसी क्षेत्र में सबसे पहले उन्होंने ज्ञान दिया था, और या बिहार के आसपास देखेंगे कि नगरीय तत्वों की प्रचलन दिखाई देती है, इसलिए इस काल को भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। किसको? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को। प्रथम नगरीय क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता में परिलक्षित होती है, क्योंकि वो भी शहरी सभ्यता थी। वहाँ भी आप देखेंगे मकान, घर, सड़कें, जो सुख सुविधाएं हैं वो शहर की तरह हैं। तो सबसे पहले जो आया है नगरीय क्रांति वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय आया, और दूसरी नगरीय क्रांति गौतम बुद्ध यानी कह सकते हैं 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में आया है। अब देखिए बुद्ध काल की जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में नगरों की तेजी के उदय हुए, और प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में इन 6 प्रसिद्ध नगरों का उल्लेख मिलता है, जो कि प्राचीन बौद्ध साहित्य है उसमें इन नगरों का जिक्र है। जैसे चंपा अंग महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, अभी भागलपुर मुंगेर का जो एरिया है। उसके बाद राजगिरी, आप जानते हैं राजगीर का एरिया अभी नालंदा राजगीर। उसके बाद श्रावस्ती, ठीक है, उसके बाद साकेत, ये सारे ऐसे हैं। श्रावस्ती भी यूपी और बिहार के बॉर्डर पे पड़ता है। साकेत है, ये भी बिहार में ही आता है। कौशाम्बी इलाहाबाद यूपी में, वाराणसी यूपी इलाहाबाद वाराणसी, ठीक है, बनारस जिसको बोलते हैं। तो ये सारे उस समय प्रमुख शहर के रूप में जाने जा रहे थे। और उसमें हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी संगठन, जो व्यापारियों का एक संगठन हुआ करता था, और उस समय की मुद्राएं जो होती थी आहत मुद्रा का प्रयोग ये लोग करते थे। यानी जो पीट करके बनाया जाता था धातु का, उसी को आहत मुद्रा कहा जाता था। और व्यापार वाणिज्य का विकास बहुत ज़्यादा उस समय में देखने को मिलता है। तो ये सब पॉइंट्स को हम आगे डिस्क्राइब करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए उस समय जो है आपका व्यापार भी समुद्री मार्गों से भी, भारत का व्यापार अन्य देशों के साथ भी हो रहा था। तो उसी में जैसे गुजरात में आप लोथल के बारे में जानते होंगे कि वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से ही व्यापार हो रहा था विदेशों से। ठीक है, तो यहाँ देखिए बंदरगाह पश्चिम तट के सबसे प्रसिद्ध पुराना एवं बड़ा बंदरगाह क्या है? भृगु कच्छ। ठीक है, पश्चिम में
सबसे पश्चिम में क्या है, भृगुकक्ष या बैरिगाज था, जिसको भरोच भी कहते हैं, ये गुजरात में है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में पश्चिम तट पर सोपारा बंदरगाह था तथा बंगाल में सबसे पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति। ये क्वेश्चन पूछा गया भी है कि भारत के सबसे प्राचीन समय में सबसे पूर्व में कौन सा बंदरगाह था, तो ताम्रलिप्ति, और पश्चिम में भृगुकक्ष। तो ये दो नाम बराबर पूछे जा सकते हैं प्री के दृष्टिकोण से भी, तो ये सब आप चर्चा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो व्यापारिक केंद्र है मैप में दिखाया गया, तक्षशिला उस समय का शिक्षा का भी केंद्र था मौर्य समय में, ठीक है, और आगे चल करके व्यापारिक केंद्र भी बनता है, तो तक्षशिला। उसके बाद भरोच को देखिए दिखाया गया मैप में, सोपारा, ये सारे गुजरात महाराष्ट्र में पड़ते थे। उसके बाद आपका जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे और भी सारे, इधर आप पूर्व में देखिए यहाँ पे जो है आपका भृगुकक्ष है, सॉरी ताम्रलिप्ति है पूर्व में, यहाँ साकेत है, यहाँ वाराणसी के पास जो है इलाहाबाद, तो ये सब उस समय के व्यापारिक केंद्र थे, ठीक है। अब महाजनपद के उदय, महाजनपद का उदय क्यों हुआ, तो आपको पहले ही मैंने बता दिया, जब जनसंख्या बढ़ेगी जन से जनपद बनेगा और जनपद से क्या बन जाएगा, महाजनपद बन जाएगा, ठीक है। तो चूंकि आपको पता होगा कि उत्तर वैदिक काल आते आते लोहे की खोज हो गई और इकोनॉमी सरप्लस हुआ, यानी लोगों को खाने से ज़्यादा इनकम हुआ, तो दो वर्ग ब्राह्मण और क्षत्रिय का उदय पहले से हो चुका था, वो शक्तिशाली होना चाहेंगे। और क्षत्रिय यहाँ पे जब टैक्स, क्योंकि गंगा का मैदानी क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ था, तो वहाँ के राजा को बहुत ज़्यादा टैक्स मिला, इस कारण से भी मगध आगे चल के शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या, उसको समझ लीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन के कई आयाम हो सकते हैं, आपका ये इनपुट है, इसी इनपुट का यूज आप मेंस राइटिंग में कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि आपके पास नॉलेज हो, ठीक है, और नॉलेज हो तो उसको किस प्रकार से क्वेश्चन के आयाम से लिखना है, ये कला आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। जैसा क्वेश्चन होगा, पहले अभी मैं थ्योरी बता दूंगा, तो बाद में जाके क्वेश्चन इसी हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, ठीक है। तो लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में गंगा यमुना दोआब एवं बिहार में लोहे का प्रचुर प्रयोग के कारण क्या हुआ, अधिशेष उत्पादन हुआ, और उत्तर वैदिक काल में जनपद अब किस में परिवर्तित हो गए थे, महाजनपद में। बौद्ध ग्रंथ के अगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र, जहाँ सूत्र लगा रहे समझ जाइए वो जैन धर्म का ही ग्रंथ है। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो 16 महाजनपद कौन कौन से थे उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, और कौन से शासक वहाँ पे लगभग हुए थे उस समय में। तो सबसे पहले राज काशी था, इसकी राजधानी, राज उसके बाद है राजधानी, ठीक है। तो महाजनपद और उसकी राजधानी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, राज ही लिखा गया है, ठीक है। तो एक राज हो गया, तो दूसरी क्या हो जाएगी, राजधानी, ठीक है। उसकी राजधानी क्या थी, उसके बाद शासक क्या थे, तो कौन थे, तो काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी और अश्वसेन वहाँ के शासक हुआ करते थे उस समय में। कौशल, साकेत या श्रावस्ती और इसके राजा प्रसेनजीत हुआ करते थे। उंगली माल डाकू वाला कहानी आप लोगों ने सुना होगा, ये यही क्षेत्र में हुआ था। उसके बाद अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, ब्रह्मदत्त इसके शासक हुआ करते थे। मगध सबसे शक्तिशाली था, आगे चलकर इसी के बारे में मेंस में पूछ सकता है आपको, मगध ही शक्तिशाली क्यों हुआ और महाजनपद क्यों नहीं इतने शक्तिशाली थे, इसके पीछे कई रीजन है, वो आगे चर्चा करेंगे। और वत्स के कौशाम्बी उदयहीन शासक था, चेदी सुकमती। इस प्रकार से आप 16 महाजनपद को देख लीजिए, इससे प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आ जाइए मेंस में, मेन रूप से पूछेगा, अगर लिखेंगे भी तो 2, 4, 5 महाजनपद, महत्वपूर्ण महाजनपद को आप मेंस में चर्चा कर सकते हैं। ये नहीं कि आप 16 महाजनपद को लिखने लगिए, क्योंकि जो क्वेश्चन होगा उसके आयाम में होगा महाजनपद। ये नहीं पूछेगा कि 16 महाजनपदों का चर्चा कीजिए, अगर पूछेगा तो वो लिखेंगे, लेकिन कभी पूछेगा नहीं, ठीक है। यहाँ अगर पूछेगा मगध शक्तिशाली था या मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के क्या कारण थे, मगध क्यों शक्तिशाली हुआ, तो सबसे पहला कारण उसका भौगोलिक कारण होता है। भौगोलिक कारण के देखो कितना शॉर्ट में इसमें पॉइंट सिर्फ लिख दिया गया। पहले भौगोलिक कारण में इसकी राजधानी क्या थी, सुरक्षित स्थान पे थी, एक तरफ राजगीर, दूसरी तरफ पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र 4 नदियों से घिरा हुआ था, ठीक है, एक तरफ गंगा, गंडक, सोन, ठीक है, और कौन सी नदी है, एक तरफ घाघरा भी है, उधर नहीं, गंडक, सोन तो मिलती है सोनपुर में, और एक तरफ पुनपुन नदी भी हो गया फतुहा के पास, पटना जिला में ही है। तो चारों ओर से इसकी राजधानी क्या थी, सुरक्षित थी, जिससे के कारण बाहरी अटैक से बच जाता था। और इसकी राजधानी जो राजगीर थी वो भी पहाड़ों के बीच में है, इसके चारों ओर 7 पहाड़ियाँ हैं
तो ये भी पहाड़ों के बीच में होने के कारण ये भी बच जाता था बाहरी अटैक से। तो ये कारण था भौगोलिक कारण। दूसरा कारण था आर्थिक कारण में आप देखेंगे गंगा का उपजाऊ मैदान, ये बहुत ज़्यादा अधिशेष उत्पादन करता है। गंगा का उपजाऊ मैदान बिना खाद के, बिना बीज के, बिना पानी के, ठीक है, अच्छा उपज के, बीज तो देना ही पड़ेगा, बिना खाद और पानी के यहाँ पे अगर सिर्फ बो दिया जाए उसी में फसल अच्छा हो जाता है। तो ये कम मेहनत में ज़्यादा फसल हो जाता था इन लोग को। कृषकों की बेहतर स्थिति थी और राजाओं के इन लोगों को कर देकर शक्तिशाली बना दिया। राजाओं को इन लोगों ने क्या किया, कर दिया, टैक्स दिया, अनाज दिया, जिससे राजा क्या हो गए, मगध के शक्तिशाली हो गए। राजा तभी शक्तिशाली होगा जब उसके पास आर्थिक संपन्नता रहेगी, आर्थिक रूप से उसके पास बहुत ज़्यादा धन रहेगा, ठीक है। अब आ जाए लोहे का औजार। क्योंकि इसके आप देखिएगा बिहार के, क्योंकि मगध या बिहार देखिएगा उसके मैप में, तो बिहार के दक्षिण भागों में बहुत सारे खनिज संपदा है। अब तो झारखंड में चला गया, तो अब झारखंड में है, लेकिन उस समय बिहार का ही पार्ट था। तो बिहार के दक्षिण भाग में क्या है, लोहे की खान थी, कोयले की खान थी, जो कि खनिज संपदा से मगध को खनिज आसानी से अवेलेबल हो जाता था। इसीलिए यहाँ पे जो है लोहे का महत्व ज़्यादा हो गया। कृषि और युद्धों में लोहे का महत्व होता ही है, और इन लोगों के पास लोहा था। नए हथियार जैसे रथ मसूल, महाशिलकंटक का प्रयोग ये लोग कर लेते थे, जबकि यह प्रतिबंधित हथियार था। जिस प्रकार सभी परमाणु बम का प्रयोग कोई देश नहीं करता है, उसी प्रकार से ये भी हथियार का प्रयोग नहीं किया जाता था, क्योंकि इसमें जान माल की बहुत भयानक क्षति होती थी, ठीक है। रथ मसूल एक प्रकार का रथ होता था जिसमें बहुत चक्र टाइप का लगा होता था, जिधर वह जाएगा उधर आदमी को काट देता था। महाशिलकंटक जैसे अभी का जैसे तोप होता है ना, तो उस समय तो मसाला या जो भी कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उस समय तो बारूद की खोज हुई नहीं थी, ठीक है। तो यही पत्थरों को फेंका जाता था महाशिलकंटक के माध्यम से, तो ये ज़्यादा खतरनाक था, इसका प्रयोग वर्जित था। लोग ज़्यादातर जो युद्ध होती थी आमने सामने की लड़ाई होती थी, उसमें भी कुछ नियम होता था कि जो जिससे लड़ रहा है उसी से लड़े, ये नहीं कि बगल वाला गया पीछे से वार कर दिया। तो कायरों का काम समझा जाता पीछे से वार करना, ठीक है। जो मर्द होते हैं, जो सेना होती थी, वो सामने से लड़ती थी। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पे जो है, तो महाशिलकंटक और जो रथ मसूल है ये इनके पास था, और इसका प्रयोग जो है अजातशत्रु ने किया था। वनों को काटकर वहाँ पर नियंत्रण तथा खेती लायक बनाना, वनों को काट करके ये लोग क्या किए थे, खेती लायक बना दिए, ठीक है। अब आ जाइए वाणिज्य व्यापार। नगरीकरण हो गया तो वाणिज्य व्यापार होगा ही, व्यापारी क्या होंगे, समृद्ध होंगे। राजा को कर दे करके ये लोग क्या किए थे, शक्तिशाली बना दिए थे, ठीक है। राजा को कर दे करके ये लोग क्या किए थे, शक्तिशाली बना दिए, और सिक्कों का प्रयोग करने लगे थे। आज सिक्कों का प्रयोग ये लोग करने लगे थे, जिससे इनका जो है आदान प्रदान, प्रोडक्ट का, सामान वस्तु का खरीद बिक्री, ठीक है, आसानी से हो जाता था। और सबसे बड़ी खासियत इन लोगों के पास हाथी भी था। हाथी जो सैन्य अभियान और दलदल भूमि में भी इसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। जंगली क्षेत्र और दुर्ग तोड़ने में हाथी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी। और सबसे महत्वपूर्ण लास्ट कारक में आप लिख सकते हैं यहाँ के राजा की महत्वाकांक्षा और राजा का जो दिमाग था, बुद्धिमत्ता, वो सबसे बड़ा चीज़ था यहाँ पे। तो जो भी राजा हुए, साम्राज्यवादी हुए, इन्होंने विवाह संबंध की नीति अपनाई। बिंबिसार ने तो 500 शादियाँ की, और 500 शादियाँ साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत ही इन्होंने किया था। अंग महाजनपद को इन्होंने जीता। अजातशत्रु अपने कूटनीतिक महामंत्री की मदद से वैशाली और लिच्छवी काशी को विजित किया, और इसने महाशिलकंटक और रथ मसूल जैसे हथियार का प्रयोग किया था। तो ये लाइन जरूर लिख देंगे उसमें। उदयन पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। शिशुनाग अवंती को मगध में मिला दिया, विलय कर दिया। यानी जितने भी शासक हो रहे हैं कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, अद्भुत काम, जो उस समय के लिए। महापद्मनंद ने कलिंग को, चूंकि कलिंग पहले आपका मगध का पार्ट नहीं था, आगे चल करके महापद्मनंद जब बनता है मगध का शासक, तो इसने कलिंग को भी विजित कर लिया। और इस प्रकार आप देखेंगे कि यहाँ के जो विभिन्न राजा हैं, अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, शिशुनाग, महापद्मनंद, सबने जो है साम्राज्यवाद विस्तार की नीति अपनाई और एक शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण किया। तो एक हिट लिस्टेड क्वेश्चन है 67 के लिए कि महाजनपद काल में जो मगध शक्तिशाली क्यों था, इसके क्या कारण थे, इसका विवेचना करें या कुछ भी, तो आप इसमें पॉइंट्स बना करके लिख सकते हैं ये सारे।
तो इसमें तो शॉर्ट में किया गया है, तो इसको अगर पूछ दे एक ही क्वेश्चन में तो इसको एक्सप्लेन करके अपना लिख देना। मेन कीवर्ड्स यही है, यही चीज़ अगर मेंस में लिखना है तो इसी को आप क्या करना है, पॉइंट्स लेके एक्सप्लेन करना, ठीक है। और क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन यही रहता है, बस आपको लिखने का जो है कला होनी चाहिए। अब आ जाइए मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज था, और इसका जो सबसे पहला वंश है वो हर्यक वंश है, इसको पितृहंता वंश भी कहा गया है, और यह 544 से 412 ईस्वी पूर्व तक चलता है। और इसका एक नाम और श्रेणिक या श्रेणीय भी था, किसका, बिंबिसार का। और यह 544 से 492 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसकी विशेषता क्या थी, साम्राज्यवादी था, वैवाहिक संबंध द्वारा साम्राज्य विस्तार करता था, 500 शादियाँ की, 2-3 पत्नी का नाम भी है। लिच्छवी गणराज्य की शासक चेटक की पुत्री चेलेना या छलना नाम था के साथ विवाह किया। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला, सब राजघराने में शादी कर रहा है, दोस्ती कर रहा है, जिससे कि वो अटैक ना करे। भद्र देश यानी पंजाब में कुरु के समीप एक राजकुमारी क्षेमा है, उससे भी विवाह किया। तो यानी जो भी शादी हो रहा है राज घराने में कर रहा है, जिससे कि वह उस क्षेत्र से सुरक्षित हो जाता है। इसने अपने राजवैद्य को अवंती नरेश चंड प्रदोत को जब पीलिया पांडु रोग हो गया था तो उसको ठीक करने के लिए भेजा था, और इसकी हत्या इसी के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। किसकी, बिंबिसार। इसीलिए तो यह वंश पितृहंता वंश है। अजातशत्रु या कुनिक इसका नाम है। इसकी भी विशेषता है कि यह भी साम्राज्यवादी था। इसकी विशेषता क्या है, यह भी साम्राज्यवादी था। कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध जिसमें प्रसेनजीत की हार हुई। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह किससे कर दिया, अजातशत्रु से कर दिया, और अपने मंत्री वत्सकार की सहायता से लिच्छवी की शक्ति पर विजय की, और इसी में उसने जो है महाशिलकंटक और रत्नशूल का प्रयोग किया। जो वत्सकार थे वो बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे, और ये अजातशत्रु के ही दरबार में रहा करते थे, ठीक है। उसके बाद काशी और वैशाली को भी मगध में मिलाने का काम किसने किया, अजातशत्रु ने किया। प्रथम बहुसंगति का आयोजन भी अजातशत्रु ने 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में किया था। उसके बाद इसकी हत्या इसी का पुत्र उदयन ने कर दिया। जैसा कर्म किया वैसा इसको फल मिल गया। इसने अपने पिता की हत्या किया और इसका पुत्र ने इसको हत्या कर दिया, उदयन। और उदयन 460 से 444 ईस्वी पूर्व रहा, और इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। विशेषता देखिए उदयन की क्या विशेषता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की, और राजगिरी से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया, पाटलिपुत्र। और इसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। संस्थापक शिशुनाग 412 ईस्वी पूर्व से 394 ईस्वी पूर्व अवंती राज को जीत करके इसने भी क्या किया, मगध में मिला लिया। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मगध में अवंती राज को किसने मिलाया, तो शिशुनाग ने। अवंती जो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा महाजनपद था, ठीक है, अवंती, उसको मिलाया किसने, तो शिशुनाग ने, और अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित की। तो कई बार पूछ सकता है कि मगध की राजधानी वैशाली कब थी, तो किसके समय में, शिशुनाग के समय। या पूछेगा शिशुनाग के समय में राजधानी कहाँ थी, वैशाली। अब आज एक कालाशोक 394 से 366 ईस्वी पूर्व इसने अपनी राजधानी फिर से क्या किया, पाटलिपुत्र कर लिया, और इसमें द्वितीय बहुसंगति हुआ। कालाशोक की हत्या इसी की राजधानी में घूमते हुए एक व्यक्ति ने छुरा भोकर कर दी, और उसके बाद इसी का जो गुलाम था, जो नाई था, इसके दरबार में रहा करता था, वो फायदा उठा करके प्रथम शूद्र शासक महापद्मनंद, इसका महानंदिन नाम था, बाद में इसको महापद्मनंद उपाधि दे दिया। इसका वध एक शूद्र दासी पुत्र महापद्मनंद ने कर दिया। अच्छा, यहाँ पे देखिए नंद वंश की स्थापना किसने किया है, महानंदिन ने। लेकिन आगे चल करके एक शूद्र दासी का पुत्र जो है महापद्मनंद कहा जाता है, एक नाई था, और इसका संबंध कालाशोक के समय में उसी की कोई जो होगी पत्नी उसके साथ था, ठीक है। और आगे चल के ये कूटनीति चाल चल करके गद्दी हथिया लेता है, कौन, तो महापद्मनंद, और प्रथम शूद्र शासक इतिहास में गद्दी पे बैठता है। महापद्मनंद सबसे शक्तिशाली शासक था, और इसीलिए इसको महापद्मनंद की उपाधि दी गई है, क्योंकि कहा जाता है कि पद्म भर सेना रखे हुई थी, मतलब विशाल सेना थी इसके पास। पद्म भर तो आज नहीं है, तो उस समय तो नहीं ही होगा। कलिंग को विजय प्राप्त करने में इसका प्रमुख योगदान है। पुराणों में इसको एक छत्र या एक राट कहा गया है।
सर्व छत्रांतक भी इसको कहा गया है, चूंकि क्षत्रियों को नाश करने वाला था ये। एक छत्र एक राट इसीलिए चूंकि यह बहुत विशाल साम्राज्य पे राज किया था। और अंतिम आपको पता ही होगा घनानंद था, जो कि बहुत ही घमंडी शासक था, जिसको कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त के द्वारा हत्या करवा करके मौर्य वंश की नींव डलवाई थी। ठीक है, और इसी के शासनकाल में सिकंदर यूनान से विश्व विजेता का सपना लेकर भारत पहुंचा था। तो इस प्रकार से आपका मौर्य वंश समाप्त हो गया। तो मौर्य वंश में आपके क्वेश्चन जो होंगे, या तो मगध महाजनपद के क्वेश्चन में या तो पूछेगा कि मगध जो महाजनपद है क्यों शक्तिशाली था, और ये इसलिए बता दिया, हो सकता है कि कुछ और भी कोरिलेट कर दे। तो इस समय का जो आपका मगध के जो शासक हुए उसकी भी चर्चा हमने साथ साथ कर दी। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा सिकंदर महान क्यों था, और सिकंदर ने किस प्रकार से विजय प्राप्त की, अभियान किया, सिकंदर जब आया भारत में तब उसकी क्या देन रही। ठीक है, और ये सब के बारे में भी मेंस में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो उसको नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे स्टेप बाय। उसके बाद इसमें मौर्य जब पढ़ेंगे तो उसमें अशोक के बारे में और वहाँ के प्रशासन के बारे में मेंस में पूछता है। ठीक है, तो बस यही करना है कि अगर आपको मेंस का राइटिंग करना है तो यही क्वेश्चन, मगध क्यों शक्तिशाली था, पॉइंट्स लिख करके अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।